नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एचपीएस एनटी अलाइड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1935 टू 1947। 1935 से 1947 के बीच के महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल यह है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ सेशन इन 1936 व्हिच एम्फसाइज्ड सोशलिज्म एंड मास स्ट्रगल। यानी कि कौन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सत्र 1936 में, जिसमें सोशलिज्म के मुद्दे को और मास स्ट्रगल के मुद्दे पर ज्यादा एम्फसाइज दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इसके आंसर को। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1936 के लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है जी, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1936-37 एट विच लोकेशन। जो रूरल सेशन था वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? पहला कांग्रेस का जो एक गांव में किया गया था, हरिपुरा, बेलगाम, फैजपुर या वाधा। तो आंसर इज, देखो ये जो सेशन था 1936 का ही सेशन, 50वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फैजपुर महाराष्ट्र में करवाया गया था और अर्ली 1937 में। ठीक है, और ये वो सत्र था जो एक गांव में आयोजित कराया गया था, फैजपुर का सत्र। ठीक है, विच कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1938 टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एलिज्ड ग्रीवेंसेस ऑफ मुस्लिम्स अंडर कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज। अब ये सवाल क्या है, इस बात को समझे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1938 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कुछ ग्रीवेंसेस थे, मुसलमानों के मुद्दे थे। जैसे कि कांग्रेस ने जब कुछ राज्यों में 1937 के बाद सरकार बनाई तो उस समय पर उन्होंने मुसलमानों के हितों की अनदेखी की और उनके भाषाई अधिकार और उनके आर्थिक अधिकार उनसे छीने। इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। तो वो कौन सी और किस कमेटी ने वो रिपोर्ट तैयार की थी, ये आपको बताना है। मुदिमान कमेटी, पीरपुर कमेटी, हंटर कमेटी या बटलर कमेटी। ठीक है, तो और ये कौन सी कमेटी जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपॉइंट किया था? तो आंसर इज पीरपुर कमेटी। ठीक है, इसे राजा सईद मोहम्मद मेहदी जो पीरपुर के थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और लेट 1938 में उन्होंने इसे सबमिट किया अगेंस्ट ये था कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो मतलब मुसलमानों पर जुल्म किए गए इसकी सरकारों के द्वारा, तो उनके ऊपर ये कथित रिपोर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग हिज रेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट 1939 त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पॉलिटिकल पार्टी। यानी अपने इस्तीफे के बाद जो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, ये आपको बताना है। फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी से कुछ मनमुटाव के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस त्याग दी थी और उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मई 1939 में बनाई थी उन्होंने। ठीक है, चलो अगला। On 22nd December 1939, Muslim League observed the Day of Deliverance. What event prompted this observation? Passing of Pakistan Resolution, failure of Cripps Mission, resignation of Congress provincial ministries या arrest of महात्मा गांधी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसे डे ऑफ डिलीवरेंस कहा था। तो ये किस वजह से ये नाम दिया गया? तो इसका रीजन ये देख लेते हैं। देखो, क्योंकि कांग्रेस ने सभी राज्यों से जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी 1937 के इलेक्शनों के बाद से, वहां सब जगहों से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद मुस्लिम लीग ने इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस कहा था। ठीक है, Who was chosen by Mahatma Gandhi as first individual satyagrahi to launch the individual satyagrahi in October 1940? महात्मा गांधी ने किसको पहला सत्याग्रही बनाया था? अक्टूबर 1940 में जब उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त या सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आंसर इज आचार्य विनोबा भावे। देखो, पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे चुने गए थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो सबसे पहले सत्याग्रही चुने गए थे।
नेक्स्ट इज महात्मा गांधी फेमसली डिस्क्राइब्ड व्हिच प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक। महात्मा गांधी ने किस प्रपोजल को ये नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक? अगस्त ऑफर 1940 को, क्रिप्स मिशन को, वेवल प्लान को, या कैबिनेट मिशन को? ठीक है, तो आंसर इज ऑब्वियसली क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद उन्होंने कहा था स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक दल भारत भेजा गया था और उसने भारतीय पक्ष को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने कुछ ऑफर्स रखे, लेकिन इसको गांधी जी और कांग्रेस ने नकार दिया। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक करार दिया। आंसर इज क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलो 8th, the famous Quit India resolution was officially adopted at All India Congress Committee on 8th of August 1942 at which location? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का जो लोकेशन बताना है, देखो ये तो बहुत ही फेमस है। ऑप्शन साबरमती आश्रम, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे, आनंद भवन इलाहाबाद, या रामगढ़ बिहार। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ग्वालियर टैंक मैदान या फिर अगस्त क्रांति मैदान बॉम्बे है, जहां से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1922 को। अगस्त का ही महीना चल रहा है और ये फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी तभी जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ने की कॉल दी थी गांधी जी ने, और डू और डाई का स्लोगन भारतीयों के लिए कि आप अभी करें या मरे, अपने घरों से बाहर निकले और इस आंदोलन में शामिल हो। अगर अभी आपने ये स्टेप नहीं लिया तो फिर वो समय बीत जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, famous parallel government called Prati Sarkar was formed in Satara. Who was its prominent leader? चित्तू पांडे, नाना पाटिल, मतंगिनी हजरा, या वाईबी चाव? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में शुरू हुआ था तो एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हुई थी प्रति सरकार नाम से महाराष्ट्र में। तो कौन इसमें एक प्रोमिनेंट लीडर थे? चित्तू पांडे, नाना पाटिल, मतंगिनी हजरा, या वाईबी चाव? तो आंसर इज नाना पाटिल। ठीक है, तो नाना पाटिल प्रति सरकार उन्होंने बनाई थी 1943 से 46 के बीच में। ऑल्दो वाईबी चवन भी इसमें एक मेंबर थे जो आगे चल के भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी बने, लेकिन मुख्य तौर पे जो बोला जाए तो प्रोमिनेंट लीडर इसके नाना पाटिल थे, क्रांति सिंह नाना पाटिल। ठीक है, When नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया अर्जी हुकूमत आजाद हिंद इन अक्टूबर 1943? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया था फॉर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? तो टोक्यो जापान में, रंगून बर्मा में, सिंगापुर में, या बर्लिन में? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी फ्री इंडिया की, और हेड ऑफ स्टेट या प्रधानमंत्री उसकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो बने थे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है, नेक्स्ट इज सी राजागोपालाचारी। राजागोपालाचारी फॉर्मूला 1944 वाज प्राइमरली फॉर्मुलेटेड टू, किस लिए? टू रिजॉल्व द इम्पास बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, या सर्व एज बायसेस फॉर कांग्रेस मुस्लिम लीग कॉपरेशन ऑन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फ्रेम इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर पोस्ट वॉर इंडिया, या फिर रिकॉग्नाइज इंडियन प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी इसका गठन किया ही किस लिए, या ये फॉर्मूला क्यों दिया गया था? तो सिंपल है, राजागोपालाचारी फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला था जिस पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो जाए कॉपरेट करने के लिए आजादी के मुद्दे पर, और साथ ही में पार्टीशन किस तरीके से होगा उसके भी मुद्दों पर। ठीक है, तो इसी के लिए आंसर है आपका बी, टू सर्व एज बेसिस फॉर कांग्रेस मुस्लिम लीग कॉपरेशन इन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। नेक्स्ट इज who headed the defense legal team for Indian National Army officers during Red Fort trials of 1945-46? इसमें से किसने लीगल टीम का नेतृत्व किया था जिसने आईएनए के ट्रायल्स में आईएनए की तरफ से जो है वो लीगल टीम जो डिफेंस टीम थी उसका नेतृत्व किया? तो जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई जीवनजी देसाई, टीबी सप्रू, या आसफ अली? तो आंसर इज भूलाबाई जीवनजी देसाई, वो मशहूर वकील। इसमें नेहरू जी भी थे, सप्रू भी थे, आसफ अली भी थे इस डिफेंस पैनल का हिस्सा। ठीक है, लेकिन भूलाबाई जीवनजी देसाई इसके मेन चीफ काउंसिल थे, और जिनके फेवर में ये केस लड़ा गया था उसमें थे शाहनवाज खान, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों। ठीक है, तो उनके डिफेंस के लिए ये लड़ा गया था। ठीक है, ये सब आईएनए के जो है वो मेंबर्स थे, तो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथी, तो उनके डिफेंस के लिए ये लड़ा गया था। ठीक है, Who triggered the historic Royal Indian Navy mutiny
What triggered the historic Royal Indian Navy mutiny on 18 February 1946? क्या था कारण? Execution of INA soldiers या poor food, racial discrimination, low pay aboard HMIS तलवार, the arrest of Mahatma Gandhi या फिर announcement of cabinet mission? तो आंसर इज ऑब्वियसली बी इसका आंसर है। खराब खाना दिया गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, पैसे भी समय से नहीं दिए गए, लो पे दी जाती थी और साथ ही HMIS तलवार पे जो भेदभाव होता था वो सब रीजन थे जिसकी वजह से ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946 हुई। ठीक है, चलो। Who among the following was not a member of cabinet mission sent to India? कैबिनेट मिशन में कौन एक मेंबर नहीं था? पैथिक लॉरेंस, भाई ये तो चेयरमैन ही थे। स्टैफर्ड क्रिप्स मेंबर थे। एबी अलेक्जेंडर मेंबर थे। लिनलिथगो इस समय पर मेंबर नहीं थे। लिनलिथगो एक वॉइस रॉय थे, ये कभी भी कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं थे। ये तीनों ही थे, ऊपर वाले तीन, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट इज British Prime Minister Clement Attlee announced in Parliament that the British would transfer full power to India by June 1948 latest. On what date was the historic announcement made? अब सवाल ये है कि भाई देखो, ब्रिटिश सरकार में क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे आजादी से पहले, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश जो है वो जून 1948 तक भारत से चले जाएंगे। लेकिन ये अनाउंसमेंट किसने की थी? एक तो ये तो क्लेमेंट एटली है, लेकिन कब की थी एग्जैक्ट डेट आपको बताना है। 15 अगस्त 1945, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947 या 24 मार्च 1946। इस इवेंट को एटलीस्ट डिक्लेरेशन कहते हैं और तारीख है 20 फरवरी 1947। यहां पर बात की गई थी कि ब्रिटिश जो है वो 1948 जून तक विड्रॉ कर लेंगे, बट एक्चुअली उसके बाद अगली अनाउंसमेंट हुई 3 जून को माउंटबेटन की, जिसमें माउंटबेटन ने कहा कि भाई अब इंडिया को हम विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से 15 अगस्त को, और इंडिया वुड बी पार्टीशन ऑन रिलीजियस लाइंस, इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे। क्लीमेंट एटली ने ऐसा कुछ नहीं किया था। 20 फरवरी को बस उन्होंने ये कहा था कि इंडिया से हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 इसमें आपका सही उत्तर है। ठीक है, और यहीं पर हमारे आज के सवाल जो है वो समाप्त होते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले सत्र में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।